Hello dear students. In this lecture we will light upon on UML diagrams. इससे पहले लेक्चर में हमने व्यूज देखे थे. एक्चुअली व्यू एक प्रकार की मेजर कैटेगरी है जिसके अंतर्गत डिफरेंट टाइप्स ऑफ UML डायग्राम इंडेक्स किए गए हैं. सो सबसे पहले हम बात करते हैं यूज केस या यूजर मॉडल व्यू की बात करते हैं, जिसके अंदर यूज केस डायग्राम एक डायग्राम का टाइप है. सो 1 2 3 4 5 लाइकवाइज इसी कैटेगरी में उसकी रिस्पेक्ट में मैं डायग्राम लिखता जाता हूं यहां पर. तो यूज केस डायग्राम किसके कॉन्टेक्स्ट में बनेगा? यूजर मॉडल व्यू के कॉन्टेक्स्ट में बनेगा. अब यूज केस डायग्राम में क्या होगा पर्सपेक्टिव? देखिएगा, एक सिस्टम टेरिटरी होगी, यहां पर लिखा होगा सिस्टम. ये टेरिटरी बता रही है कि सिस्टम में टोटल फीचर या फंक्शनैलिटी कौन कौन सी होंगी. ये वो यूज केसेस होंगे जो यहां पर मेंशन होंगे इस बॉक्स के अंदर. इस बॉक्स की बाउंड्री के बाहर आपके होंगे एक्टर्स, और बाकायदा यही आइकन या लोगो बोल सकते हो, यही यूज होगा, है ना. और इसका एक कैप्शन होगा जो कि यहां पे नीचे लिखा होगा. आप उसमें लिख सकते हैं यूजर, या इसमें लिख सकते हैं ओनर, या उसमें लिख सकते हैं एडमिन. इस साइड भी यूजर हो सकते हैं, एडमिन. सो जनरल पर्सपेक्टिव में अगर अपन देखें तो ये पर्टिकुलर एक्टर्स सर्टेन ऑपरेशन या यूज केस को एक्सेस कर रहे होंगे या यूज केस को परफॉर्म कर रहे होंगे. अब एक जनरल पर्सपेक्टिव क्या होता है कि अपन यूज केस को, सिस्टम को देखें अगर, तो राइट साइड मान लीजिए सर्विस प्रोवाइडर है, लेफ्ट साइड सर्विस यूजर है. कुछ लोग इस तरह से भी है ना डायग्राम को डिजाइन करते हैं कि सारे सर्विस प्रोवाइडर एक तरफ एक्टर रख लिए, सर्विस यूजर एक तरफ रख लिए. बट इट डजंट मैटर, जो भी आपको सुटेबल वे लगता है आप एक्टर को वहां पे सिचुएट कर सकते हैं. कोशिश ये करनी चाहिए कि जो लाइंस आप इसमें ड्रॉ करेंगे ना वो ओवरलैप ना हो, अगर जहां तक पॉसिबल हो सके वहां तक. ठीक है. सो अगर मान लीजिए यूजर जो है वो क्या कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है. तो रजिस्टर नाम का जो फीचर है या यूज केस है वो मैं यहां लिखता हूं और इस पर्टिकुलर यूजर से उसको कनेक्ट कर देता हूं. ठीक है. एडमिन क्या करता है? सर्विस पब्लिश करता है. मान लीजिए कोई पर्टिकुलर सर्विस है जो ये ऑन या ऑफ करता है डेली, जैसे अपन IRCTC की बात करें या बैंक के किसी पोर्टल की बात करें, वो पर्टिकुलर सर्विस को एक टाइम पे ऑन या ऑफ कर सकते हैं. सो उनके एडमिन के पास ये पावर रहती है. सो सर्विस ऑन ऑफ या सर्विस पब्लिश या सर्विस डीएक्टिवेट, तो ये दोनों फीचर इस एडमिन के पास होंगे. तो यहां पर अपन ने इसको एरो लगा दिया. ओनर की बात करें, ये एक जनरलाइज नेम मैंने ले लिया था. सो ओनर के पास भी हो सकता है कोई फीचर और फंक्शनलिटी आपने दी हो. तो बेसिकली इस डायग्राम को देखकर आप क्या बता सकते हो? यूजर कैन रजिस्टर, एडमिन कैन पब्लिश सर्विसेज. इसको पब्लिश लिख देता हूं मैं यहां पर. सो एक सिंगल शॉट में इस डायग्राम को देखकर आपको आइडिया लग रहा है, और ये बहुत ही स्टार्टिंग लेवल का डायग्राम है. इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी. हाँ, इतना है, यूज केस लेवल पे आपको पता चल जाएगा कौन क्या कर रहा है. ठीक है. सो इट शोज एक्टर, यूज केसेस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम. सो एसोसिएशन के लिए एक लाइन बनाई गई है. ठीक है. अब इसमें बहुत सारी और भी नोटेशंस आते हैं. जैसे मान लीजिए सर्विस पब्लिश करने के बाद उसके पास एक और ऑप्शन है कि वो कुछ और भी इसके आगे सर्विस पब्लिश करता है और एक्सटेंडेड एक्टिविटी है कोई, तो एक्सटेंड कीवर्ड के साथ आप इसमें कोई एक्टिविटी और लिख सकते हैं यहां पर. ठीक है. मतलब ये किया तो उसके बाद उसके बाद ऑप्शन है कि वो ये भी कर सकता है. ठीक है. अब यहां पर पब्लिश सर्विस करने के बाद कितने यूजर्स ने उस सर्विस का प्रयोग किया, मान लीजिए उसकी रिपोर्ट चाहिए, तो ये यहां पर रिपोर्ट जनरेशन का काम एक्सटेंडेड एक्टिविटी में हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक दैट. सो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव को हम यूज केस के डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं. ठीक है. देन हम बात करते हैं सेकंड जो कैटेगरी है, सेकंड जो है स्ट्रक्चरल मॉडल व्यू, जिसमें हम क्लास और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं. सो अब यहां पर जो चीज हमें समझनी है वो है क्लासेस के बीच में रिलेशन और उनके बीच में जो इंफॉर्मेशन फ्लो है वो. सो
पहले तो अपन ये समझते हैं कि क्लास, जिस तरह से यूज केस डायग्राम में एक डायग्राम बनता है, क्लास में कैसा डायग्राम बनता है। सो क्लास में हम बेसिकली क्लास डायग्राम में 3 सेक्शंस डिफाइन करते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं क्लास डायग्राम। अब 3 सेक्शंस कौन कौन से हैं? सबसे पहला छोटा सा एक बॉक्स बनाइएगा, इसको बड़ा बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पे आएगा क्लास का नाम। सो दिस विल बी द क्लास नेम। इसके बाद बीच में एक इक्वल पार्टीशन आप रख सकते हैं और यहां पर आएंगी प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। सो प्रॉपर्टीज एंड फंक्शंस। अब ये प्रॉपर्टीज और फंक्शंस कैसे डिफाइन की जाएंगी? अगर इनके आगे प्लस लगा हो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। जैसे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स होते हैं ना, सो आप पब्लिक के लिए यूज कर सकते हैं माइनस अगर लिखा है प्रॉपर्टी के आगे तो इसका मतलब है प्राइवेट है, और हैश टैग बना हुआ है इसका मतलब है प्रोटेक्टेड है। सो ये आपने पहले से डिसाइड करके रखा था कि प्लस मतलब पब्लिक, माइनस मतलब प्राइवेट और हैश मतलब प्रोटेक्टेड। आप डायग्राम देख के बता देंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी पब्लिक है, कौन सी क्या है। द सेम थिंग फ्लोज विद द फंक्शन ऑल्सो। सो फंक्शन 1 मान लीजिए कोई है, उसके आगे प्लस लगा हुआ है और वो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये बाहर चला गया है, ये अंदर ही आएगा इसके, ठीक है। इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आप कॉलन लगा के इंटीजर लिख देंगे। प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ है तो उसके कॉलन में क्या आएगा, टाइप आएगा डेट। वो किस टाइप का, डेट टाइप का। चलिए यहाँ पे बॉक्स बना ही देता हूं मैं। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं क्लास के लिए। क्लास का नाम मान लीजिए एम्प्लॉय है और प्रॉपर्टीज में एम्प्लॉय नेम और उसका टाइप अपन ने रख दिया है, यहाँ पे आप स्ट्रिंग ले लीजिए, ठीक है। एम्प्लॉय डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, उसका टाइप ले लीजिए डेट टाइप, ठीक है। और उसके आगे अपन ने प्लस लगा दिया तो आप समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है, मतलब वो किस टाइप का है, पब्लिक टाइप, ठीक है। अब मान लीजिए कोई फंक्शन है गेट एवरेज सैलरी, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है ये, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर फंक्शन किस टाइप का है, पहले तो प्लस लगाए तो आप समझ गए होंगे, और ये क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर। तो सारे फंक्शंस यहां फ्लो करेंगे इस बॉक्स में, प्रॉपर्टीज यहां फ्लो करेंगी और क्लास का नाम सबसे ऊपर यहां पर। सो दिस इज इट विद द क्लास डायग्राम। अब हम जब ऑब्जेक्ट डायग्राम की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें थोड़ा सा स्पेशलाइज केस आता है कि यहां पर क्लास के अंदर जो अपन ने जनरलाइज टेम्पलेट दिया है इसमें अब वैल्यूज आ जाएंगी। जैसे एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय का नाम क्या हो गया, मान लो जॉन हो गया या विवेक हो गया, कोई भी नाम ले लीजिए। अब ये एम्प्लॉय जॉन, एम्प्लॉय नेम में भी जॉन आएगा, ठीक है। एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ में एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी यहाँ पर। एवरेज, गेट एवरेज सैलरी में उसकी एग्जैक्टली सैलरी क्या है वो आ जाएगी, फंक्शन रिटर्न क्या करेगा एग्जैक्टली। सो आप एक बात नोटिस कर पा रहे होंगे कि जो यहाँ पे टेम्पलेट है वो अब वैल्यूज पर ओरिएंटेड हो जाएगी, उसमें एक्चुअल वैल्यूज आ जाएंगी। तो ऑब्जेक्ट डायग्राम क्या बताता है, उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जिसका नाम जॉन है उसके बिहाफ में क्या क्या वैल्यूज और क्या क्या फंक्शन की वैल्यूज आने वाली हैं, वो सारी चीजें आइडेंटिफाई हो जाएंगी। तो जैसा कि अपन को पता ही है, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ क्लास, क्लास के बाद n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहां पर बन जाएंगे और उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज यहां पर आ जाएंगे। सो ऑब्जेक्ट डायग्राम कुछ भी नहीं है, क्लास डायग्राम जैसा ही है, बट अब ये वैल्यूज से रिप्लेस हो जाए, ठीक है। सो ये दो डायग्राम अपने हो गए। यहां पर हमारा तीसरा जो मॉडल है वो है बिहेवियरल मॉडल व्यू, और इस कैटेगरी में हमें कुछ मॉडल्स पढ़ने हैं, है ना। सो बिहेवियरल मॉडल व्यू में हम बेसिकली इंटरैक्शन डायग्राम की बात करते हैं। सो बिहेवियरल मॉडल व्यू के अंदर लिख देता हूं मैं यहां पर इंटरैक्शन डायग्राम। अब ये इंटरैक्शन डायग्राम क्या करता है, इट शोज एन इंटरैक्शन बिटवीन ग्रुप्स ऑफ कोलैबोरेटिंग ऑब्जेक्ट। सो इंटरैक्शन डायग्राम में कोलैबोरेशन डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम दो डायग्राम आते हैं, कोलैबोरेशन
एंड सीक्वेंस, ये दो कैटेगरी हैं या ये दो प्रकार के डायग्राम हैं। कैटेगरी ये है इंटरेक्शन डायग्राम, जिसके अंदर कोलैबोरेशन डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम, दो डायग्राम। अब ये जो कोलैबोरेशन डायग्राम है ये आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। कोलैबोरेशन डायग्राम में आप देखिएगा एक्टर हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं along with their class names, और उनके बीच में आप देख पा रहे होंगे मैसेज पासिंग हो रहा है। सो हाउ द इंटरेक्शन इज गोइंग ऑन बिटवीन द वेरियस एक्टर्स, वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ एक्टर is getting represented in that diagram. So ऑब्जेक्ट कैसे आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, सो कोलैबोरेशन डायग्राम वो बता रहा है। सीक्वेंस डायग्राम को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक डायग्राम आपके सामने बना देता हूं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइमलाइन पर 3 पर्टिकुलर कंपोनेंट है। हम यहाँ पे क्या समझना चाह रहे हैं, सीक्वेंस या ऑपरेशन का जो स्टेप्स होंगे वो कैसे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर मैं एक एक्टिविटी ले लेता हूँ, सीक्वेंस ले लेता हूँ। बेसिकली हम लॉगिन सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। सो लॉगिन एक्टिविटी या लॉगिन सीक्वेंस में होगा क्या, जो यूजर होगा वो एक सर्टेन यूजर आईडी और पासवर्ड वैलिडेशन सर्वर को पास करेगा। ये क्या है, वैलिडेशन सर्वर। और ये क्या पास कर रहा है, यहाँ पे मैं 1 लिख के लिख देता हूं, यूजर आईडी एंड पासवर्ड। वैलिडेशन सर्वर क्या करेगा, वैलिडेशन सर्वर डेटाबेस सर्वर के पास जाएगा और ये दोनों जानकारियां जो आपने यहाँ पे भेजी हैं, यूजर बोल दूं तो ये इसको यहां पर पेस्ट ऑन करेगा। तो मैं इसको लिख देता हूं टू सेंड टू डीबी। अब ये डीबी पे क्यों दिया, फॉर वैलिडेशन, वैलिडेशन। अब जब डेटाबेस के पास वो पर्टिकुलर जानकारियां चली गई तो यहाँ पर क्वेरी फायर हुई कि भाई ये पर्टिकुलर यूजर आईडी पासवर्ड है कि नहीं। तो इन्होंने रिटर्न किया, भाई साहब ने, डेटाबेस सर्वर ने वापस से वैलिडेशन सर्वर को दिया थर्ड वैलिडेटेड और नॉट वैलिडेटेड। इसके बाद फोर्थ एक्टिविटी क्या होगी, यहां पर जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड था अगर वैलिड होगा तो एक्सेस दे दिया जाएगा या ट्राई अगेन बोल दिया जाएगा। बेसिकली आपको एक साइकिल देखने को मिल रही होगी। यूजर ने वैलिडेशन सर्वर को अपने यूजर आईडी पासवर्ड या क्रेडेंशियल बोलते हैं इसको, क्रेडेंशियल दिए, डेटाबेस सर्वर ने उसको वैलिडेट किया, वैलिडेट करने के बाद मतलब क्वेरी चलाई, वैलिडेट है या नहीं ये उसको रिटर्न किया, और फाइनली जो सर्वर है उसने एक मैसेज तैयार किया कि भैया आपका यूजर आईडी पासवर्ड गलत है, रॉन्ग पासवर्ड है, तो फिर से ट्राई कर लो, तो ट्राई अगेन। और अगर आपका पासवर्ड वगैरह सही है तो वेलकम, आपका डैशबोर्ड ये रहा, ये सारी सामग्री रही, देखिए। सो वो उसको पेज रिटर्न कर देगा 5वें में, है ना। सो एक्सेस के लिए एक तो बेसिकली अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, लॉगिन सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, बस उसको रिप्रेजेंट किया है। अब आप समझिएगा कि इस एक्टिविटी स्ट्रक्चर में या इस पूरे प्रोसेस में, डेवलपमेंट के प्रोसेस में कितने सारे इस तरह के कॉन्टेक्स्ट होंगे। लॉगिन होगा, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, लॉगिन होगा, देन उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जो फीचर और फंक्शनैलिटी वो सॉफ्टवेयर ऑफर कर रहा है, उन सभी के कॉन्टेक्स्ट में इस तरह के डायग्रामिंग बन सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स आएंगे कि नहीं आएंगे, यहाँ पर ऊपर पार्टिसिपेंट्स आएंगे, फिर उनकी एक टाइमलाइन होगी, उसके बेसिस पे एक्सेस होगा। तो ये डायग्राम देखकर ही जो डेवलपर है समझ जाएगा कि हमें करना क्या है, कैसे फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन क्या रहेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सीक्वेंस डायग्राम। अब हम बात करते हैं इसके बाद पैकेज डायग्राम की। कोलैबोरेशन डायग्राम और सीक्वेंस डायग्राम के बाद पैकेज डायग्राम क्या है, पैकेज डायग्राम शो करता है सिस्टम स्ट्रक्चर एट द लाइब्रेरी एंड पैकेज लेवल। सो इसको अपन समझ सकते हैं कुछ इस तरह से कि पैकेज डायग्राम सिस्टम स्ट्रक्चर और लाइब्रेरी पैकेज, जो बेसिकली बोलना चाहिए यहाँ पर ये फोर्थ कैटेगरी होगी। और इसमें मैंने आपको बताया था एग्जांपल में java.io, जैसे मान लो कोई पैकेज था, इस पैकेज के लिए अंदर कौन कौन से और सब पैकेजेस होंगे, वो आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, ये सारी चीजें
पैकेज डायग्राम के थ्रू आप रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं स्टेट डायग्राम की। इट डिस्क्राइब बिहेवियर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ अ क्लास इन टर्म्स ऑफ स्टेट, स्टिमुली एंड ट्रांजिशंस। तो किस तरह से स्टेट्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जा रहा है, मतलब कैसे स्टेट चेंज हो रही है, परिवर्तित हो रही है। तो ये होगा अपना स्टेट डायग्राम। एंड another one is activity diagram. It is very similar to flow chart. So ये सारे के सारे कोलैबोरेशन डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, पैकेज डायग्राम, स्टेट डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम will come under the interaction diagram. Now you can see that in the interaction diagram there is a collaboration diagram, जहां पर different ऑब्जेक्ट आपस में कैसे कोलैबोरेट कर रहे हैं वो डायग्राम अपन ने अभी जस्ट देखा है। सीक्वेंस डायग्राम आपके सामने है। पैकेज डायग्राम जैसे स्ट्रक्चर ऑफ पैकेज किस तरह से फॉर्मुलेट किया गया है, जैसे java.io.star लिखते हैं अपन जनरली, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि IO पैकेज के जितने भी और सब पैकेजेस या फिर उसके अंदर की क्लासेस हैं वो सब इंक्लूड हो जाए, ठीक है। सो इसके बाद हम देखते हैं स्टेट डायग्राम। तो स्टेट डायग्राम पहले भी एक बार डिस्कस किया है अपन ने, आपको याद आ रहा होगा। ATM पिन अपन एक बार गलत डाला तो सिस्टम है ना थोड़ी सी सीरियस उस पर चला गया, उसका स्टेट चेंज हो गया बेसिकली। और अगर आपने तीसरी बार 2 बार गलत डाल के तीसरी बार भी गलत डाल दिया तो सिस्टम लॉक कर देता है। तो ऐसे स्टेट परिवर्तित होती रहती है सिस्टम की, है ना। तो यहाँ पर स्टेट डायग्राम बेसिकली वही स्टेट बता रहा है कि किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने पर स्टेट पर क्या इफेक्ट आ रहा है ना। तो स्टेट डायग्राम ये रिप्रेजेंट करेगा। और इसके बाद एक्टिविटी डायग्राम बेसिकली होता ये फ्लो चार्ट जैसा ही है। जैसे फ्लो चार्ट में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, डायमंड होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, यस और नो, एंड देन उसमें ब्रांचिंग होती है। यहाँ पर भी ब्रांचिंग होगी बट ये कंकरेंट अप्रोच है। यहाँ पर कंकरेंसी भी अवेलेबल होती है। जबकि जनरली फ्लो चार्ट में क्या होता है, यस और नो किया अपन ने तो यस में यस वाला पार्ट चलेगा, देन नो वाला है ना डीएक्टिवेट हो जाएगा। अगर नो में चलेगा, नो वाली ब्रांच में चलेगा तो यस वाला डीएक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिविटी डायग्राम में थोड़ा सा पैरेलली ब्रांचेस एक्टिव रह सकती हैं, ठीक है। सो ये थोड़ा अपडेट कर लीजिएगा इसको। कोलैबोरेशन, सीक्वेंस, पैकेज, स्टेट एंड एक्टिविटी, ये डायग्राम किसका पार्ट है, इंटरेक्शन डायग्राम का पार्ट है, जो कि बिहेवियरल मॉडल व्यू के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो व्यू है उसका नाम है एनवायरमेंट मॉडल व्यू। नेक्स्ट व्यू है एनवायरमेंट मॉडल व्यू। So next we are studying about environment model view। और environment model view के अंदर जो डायग्राम बनता है उसे बोलते हैं अपन डिप्लॉयमेंट डायग्राम। डिप्लॉयमेंट डायग्राम। So deployment diagram shows configuration of hardware and software in a distributed system। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम टर्म एक आ रहा है यहाँ पर, इतना समझिएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का एक एग्जांपल है इंटरनेट, जहां पर एक पर्टिकुलर जो भी रिसोर्स है उसे हम डिफरेंट सर्वर्स पर कॉपी कर देते हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या क्लोन कर देते हैं या मिरर कर देते हैं। ये टर्म्स आपको सुनने को मिलेंगे। एक पर्टिकुलर चेंज जितने भी इकोसिस्टम में सर्वर्स होंगे इन सभी पर डुप्लीकेट कर दिया जाता है। और डुप्लीकेट करने का कारण है अवेलेबिलिटी ऑफ सर्विस। अगर हमारे पास एक सिस्टम है सर्विस प्रोवाइड करने वाला और मान लीजिए कभी वो क्रैश हो जाता है तो पूरी सर्विस है ना डिसरप्ट हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति को इग्नोर करने के लिए या इससे ओवरकम करने के लिए हम कुछ बैकअप सर्वर्स रखते हैं। बेसिकली अगर इंटरनेट के टर्म में बात करें तो बैकअप ना बोल के उसको पीयर सर्वर बोल सकते हैं, है ना। पीयर सर्वर का मतलब ये होगा कि दे आर हैविंग सेम ऑथरशिप, सेम पावर इन ऑपरेशंस, बट दे आर कोऑर्डिनेटिंग टुगेदर। एक पर्टिकुलर चेंज होने पर उस दूसरे पर्टिकुलर सर्वर पर भी वो पर्टिकुलर चेंज सिंक कर दिया जाएगा।
अब इसको ऐसे समझिएगा कि एक पर्टिकुलर लोकेशन से अगर आपको पेज चाहिए और नियरेस्ट सर्वर आपका डाउन है, तो वो जो नेटवर्क एल्गोरिथम है वो किसी ऐसे सर्वर के पास जाएगी जो अप होगी और नियरेस्ट होगी, ठीक है। तो वहां से आपको वो डेटा फर्निश कर दिया जाएगा, फैब्रिकेट कर दिया जाएगा। सो आई होप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का टर्म आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली डिप्लॉयमेंट मॉडल, डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, हम एप्लीकेशन को होस्ट करने जा रहे हैं और उस एप्लीकेशन के चलने के पीछे दो पर्टिकुलर कारण हो सकते हैं, हार्डवेयर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है और सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो इन दोनों का एक परफेक्ट ब्लेंड जब आपके पास होगा और वो नेटवर्क, अगर मान लीजिए कोई नेटवर्क सॉल्यूशन है, तो वहां पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड अप्रोच में जब वो फंक्शन करेगा तो डिप्लॉयमेंट डायग्राम उस सारे स्ट्रक्चर को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, ठीक है। सो ये डिप्लॉयमेंट डायग्राम बता रहा है, इट शोज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन अ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। इस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जिस मशीन पे आप होस्ट कर रहे हैं उस मशीन पर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इकोसिस्टम कैसा है, ये बता रहे डिप्लॉयमेंट डायग्राम। देन हम बात करते हैं इंप्लीमेंटेशन मॉडल व्यू की। इसके अंदर जो डायग्राम आता है दैट इज नोन एज कंपोनेंट डायग्राम। कंपोनेंट डायग्राम is what? It shows code modules of a system. Code modules, code chunks of a system, जिससे मिलकर पूरा सिस्टम फॉर्मुलेट हो रहा है। सो हम यहाँ पर कोड मॉड्यूल्स को बेसिकली कंपोनेंट बोल रहे हैं। अब यहाँ पर कोड मॉड्यूल के एग्जांपल में कोई प्रोग्राम हो सकता है, कोई एक्टिव एक्स कंट्रोल हो सकता है। एक्टिव एक्स कंट्रोल माइक्रोसॉफ्ट की टेक्नोलॉजीज है बेसिकली। जितने भी वेबसाइट पे पॉपअप्स रेज किए जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट में, वो एक्टिव एक्स कंट्रोल के थ्रू किए जाते थे, ठीक है। इसके अलावा जावा बीन्स की बात करें अपन, जावा बीन्स, अगर जावा का थोड़ा सा एक्सपोजर है तो आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे गेटर और सेटर मेथड्स होते हैं। जैसे कि गेट वैल्यूज और सेट वैल्यूज जो अपन करते हैं वो एक प्री डिफाइंड टेम्पलेट जिसको जावा बीन्स में अपन आइडेंटिफाई करते हैं और उससे अपन एक मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जावा बीन का। ये भी एक कंपोनेंट है। एंड बैक एंड डेटाबेस, ये हो गया अपना बैक एंड डेटाबेस। सो कंपोनेंट डायग्राम में ये पर्टिकुलर कैटेगरीज हैं, टाइप्स हैं जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं। इट रिप्रेजेंटिंग इंटरफेसेस एंड डिपेंडेंसीज अमंग सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट। सो इंटरफेस आप कैसे समझ सकते हैं, मान लीजिए दो कंपोनेंट हैं, उनके बीच में जो ट्रांसलेशन एक्टिविटी होगी, जो मैपिंग एक्टिविटी होगी, वो इंटरफेस के थ्रू हो रही होगी, ठीक है। इसके अलावा डिपेंडेंसीज की बात करें कि इस पर्टिकुलर सिस्टम को चलने के लिए एक पर्टिकुलर इंटरफेस की नीड है या डिपेंडेंसी की नीड है, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये पर्टिकुलर मॉड्यूल काम नहीं करेगा, और ये काम नहीं करेगा तो आगे वो वैल्यूज को फॉरवर्ड नहीं पहुंचा पाएगा। तो मान लीजिए ये किसी लोकेशन से, रिसोर्स एरिया से ये पर्टिकुलर प्लगइन आया और इससे कनेक्ट हो गया, ठीक है, तो तब ये ऑपरेट कर पा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, डिपेंडेंसी कहलाएगी। डिपेंडेंसी इज व्हाट, द सिस्टम इज डिपेंडेंट फॉर फंक्शनल वर्किंग ऑन अदर रिसोर्सेज, इट इज व्हाट डिपेंडेंसी। जब तक वो डिपेंडेंसी रिजॉल्व नहीं होंगी सिस्टम आगे नहीं बढ़ेगा। अगर आप डिपेंडेंसी को बहुत ही सिंपल वे में समझना चाहें तो आप ये बोल सकते हैं कि math.h फाइल जब तक नहीं होगी तब तक sqrt फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन नहीं चलेगा, क्योंकि math.h आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटोटाइप्स प्रोवाइड कर रहा है, अदरवाइज sqrt फंक्शन विल बी अनरिकॉग्नाइजेबल, है ना। सो डिपेंडेंसीज और इंटरफेस ये दो चीजें हैं, ठीक है। सो इट रिप्रेजेंट इंटरफेस एंड डिपेंडेंसीज इन द डायग्राम, राइट। So that's it with the all model views and their respective diagrams. अभी तक हमने जो भी डायग्राम देखे वो डिफरेंट मॉडल व्यूज के अंतर्गत कैटेगराइज रहे हैं, और शुरुआती डिस्कशन में मैंने आपको ये बताया भी था कि डायग्राम्स इवॉल्व हो भी रहे हैं क्योंकि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट की रिक्वायरमेंट है, तो नए डायग्राम भी बन रहे हैं, बट हमें अभी अपने सिलेबस के हिसाब से जो वाइडली यूज्ड डायग्राम है हम उनको ही स्टडी करने जा रहे हैं यहाँ पे। थैंक यू।